हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 131 है, गर्मियों के दौरान सहारा रेगिस्तान से उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर में चलने वाली शुष्क धूल भरी हवा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। गर्मियों के दौरान सहारा रेगिस्तान से उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर में चलने वाली शुष्क धूल भरी हवा को सिराको कहते हैं। यह गर्म शुष्क हवा रेत से भरी हवा होती है जो कि सहारा रेगिस्तान के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली, स्पेन आदि में प्रविष्ट होती है। अफ्रीका में इसके कई स्थानीय नाम हैं। मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली आदि नामों से पुकारा जाता है। इटली में इसका नाम शिराको है। दक्षिणी सहारा मुख्यतः सूडान में गर्म एवं नम परंतु रेत भरी हबूब वायु प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वातावरणीय तरंग जेट स्ट्रीम के अंदर प्रवाह होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोसबी तरंग। रोसबी तरंग जेट स्ट्रीम के अंदर स्थित होते हैं। जेट स्ट्रीम की स्थिति तथा विस्तार में प्रायः परिवर्तन होता रहता है, जिसके अंतर्गत जेट स्ट्रीम का प्रारूप लगभग सीधे पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाह से लेकर विसर्पित तक हो जाता है। लहरनुमा जेट स्ट्रीम को रॉप्सी तरंग कहते हैं। रॉप्सी तरंग जेट स्ट्रीम के विकास चक्र के द्वितीय चरण में उत्पन्न होती है। द्वितीय अवस्था में समय के साथ लहर का निर्माण होने लगता है। इस तरह रॉप्सी तरंग का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप रॉप्सी तरंगों के आयामों में वृद्धि होने से जेट स्ट्रीम का भूमध्य रेखा की ओर विस्तार होने लगता है। अगला प्रश्न है, खमसीन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानीय पवनें। खमसीन एक स्थानीय पवन है। उत्तरी अफ्रीका एवं अरब में गर्म शुष्क एवं रेतीली खमसीन हवा प्रवाहित होती है। इसके आने पर वायुमंडलीय तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। शरद काल के अंत और बसंत काल के प्रारंभ में यह बहुत शक्तिशाली हो जाती है, जो मिस्र में प्रवाहित होती है। सामान्य तौर पर लघु क्षेत्र में सीमित या स्थानीय दशाओं से उद्भूत हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय पवनों के क्षेत्रीय विस्तार एवं समय अवधि में अधिक भिन्नता होती है। कुछ स्थानीय पवनें 24 घंटे के अंदर दिशा बदल लेती हैं तथा दैनिक चक्र पूर्ण कर लेती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ठंडी हवा के रूप में अभिलक्षित किया जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल ठंडी, शुष्क एवं तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली ध्रुवीय हवा है जो कि रोम सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग, खासकर स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। जाड़े के समय यूरोप पर उच्च दाब तथा रोम सागर पर निम्न दाब स्थापित हो जाते हैं, जिस कारण इन उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम हवाओं का आविर्भाव होता है जो कि पूर्व तथा दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से होकर चलने तथा दक्षिण में नीचे उतरने पर ये हवाएं अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं। जब ये हवाएं रोन घाटी की सकरी घाटी से होकर चलती हैं तो गति भी अत्यधिक तेज हो जाती है। मिस्ट्रल सामान्य रूप से 56 से 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, परंतु कभी कभी इसकी गति 128 किलोमीटर हो जाती है, जिससे वायुयानों की चलने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, मिस्ट्रल है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुष्क स्थानीय पवन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्लीजार्ड। ब्लीजार्ड या हिम झंझावत ध्रुवीय हवाएं हैं जो बर्फ के कणों से युक्त होती हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हिम कणों से युक्त होने के कारण दृश्यता नष्ट हो जाती है। इनकी गति अधिक तीव्र होती है। इसके आगमन से तापमान अचानक हिमांक से नीचे गिर जाता है, सतह बर्फ से आच्छादित हो जाती है तथा शीत लहर चलने लगती है। यूएसए में पश्चिम पूर्व धरातली अवरोध के अभाव में हवाएं समस्त मध्यवर्ती मैदान को प्रभावित करती हुई दक्षिणी प्रांतों तक पहुंच जाती हैं। यहाँ पर इनको नॉर्दर्न कहते हैं। साइबेरिया में इसे बुरान कहते हैं। यामो जापान में चलने वाली एक गर्म एवं शुष्क हवा है। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्रों की शक्तिशाली ठंडी बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिम झंझावत या ब्लिजार्ड्स। ध्रुवीय क्षेत्रों की शक्तिशाली ठंडी बर्फीली हवाओं को हिम झंझावत या ब्लिजार्ड्स कहा जाता है, जो बर्फ के कण से युक्त होती है। इनका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे नॉर्दर्न तथा साइबेरिया में इसे बुरान कहते हैं। पुरगा रूसी टुंड्रा में, 22 फ्रांस में, लेवेंटर दक्षिणी स्पेन में तथा पैम्पेरो दक्षिणी अमेरिका में पंपास में चलने वाली ठंडी स्थानीय हवाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पवन को हिमभक्षी पवन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिनूक। चिनूक पवन को हिमभक्षी पवन के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतीय ढालों के सहारे प्रवाहित होने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। चिनूक मुख्य रूप से शीतकाल में प्रवाहित होती है। यद्यपि इस हवा का औसत तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है, लेकिन शीतकाल में प्रभावित क्षेत्रों में प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण तापमान के हिमांक के नीचे गिर जाने के कारण चिनूक हवाएं अत्यधिक गर्म लगती हैं। इसके आने से तापमान में अचानक से वृद्धि होती है, जिससे हिम पिघलने लगते हैं। यही कारण है कि रॉकी पर्वत के पूर्व में उत्तर से दक्षिण एक सकरी पट्टी में हिम चादर के पिघल जाने के कारण शीतकाल में भी हरी भरी घासें उग जाती हैं तथा चारागाह वर्ष भर खुले रहते हैं। बसंत काल में इसके आगमन से गेहूं की बुआई शीघ्र प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, हेडली कोस्ट ध्रुवीय कोस्ट और फेरल कोस्ट के मध्य अवस्थित होता है। बी है, उच्च सूर्यातप व निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है।
सी है एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायु दाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल बी और सी सही है। हेडली कोस्ट, फेरल कोस्ट और ध्रुवी कोस्ट वृत्त के मध्य स्थित नहीं है। फेरल कोस्ट हेडली कोस्ट और ध्रुवी कोस्ट के मध्य स्थित है। उच्च सूर्यातप व निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। अगला प्रश्न है, चिनूक पवनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, ये स्थानीय ऊर्ध्वाधर पवनें हैं तथा स्थानीय रूप से प्रभावित क्षेत्रों की मौसम की स्थिति को अधिक रूप से प्रभावित करती हैं। दूसरा है, इन पवनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में फॉन के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, चिनूक पवनों को स्नो ईटर भी कहा जाता है क्योंकि तापमान में अचानक वृद्धि के कारण जमीन की सतह पर मौजूद बर्फ पिघल जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और तीसरा सही है। चिनूक पवनें स्थानीय ऊर्ध्वाधर पवनें हैं तथा स्थानीय रूप से प्रभावित क्षेत्रों की मौसम की स्थिति को अधिक रूप से प्रभावित करती हैं। चिनूक पवन पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती हैं। इसे यूरोप में फान के नाम से जाना जाता है। यह पवन रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल के सहारे कोलोरेडो से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है। इन हवाओं को स्नो ईटर भी कहा जाता है क्योंकि इस हवा के आगमन से तापक्रम में अचानक वृद्धि होने लगती है तथा कभी कभी तो तापमान कुछ मिनटों में 34 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप धरातल पर बर्फ अचानक पिघलने लगती है। यह पशुपालकों के लिए लाभदायक होती है क्योंकि इससे बर्फ पिघल जाती है और घास उग जाती है। इस कारण इस पवन को हिमभक्षी पवन या स्नो ईटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरमट्टन। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क स्थानीय हवाओं को हरमट्टन कहते हैं। इस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य तौर पर लघु क्षेत्र में सीमित तथा स्थानीय दशाओं से उद्भूत हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिरोको। सिरोको गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा होती है जो सहारा रेगिस्तान के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर इटली तथा स्पेन आदि में प्रविष्ट होती है। जिस समय भूमध्य सागर पर चक्रवातों का आविर्भाव होता है उस समय सिरोको अधिक सबल होती है। अफ्रीका में इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली तथा ट्यूनीशिया में चीली आदि नामों से जानी जाती है। अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को सिमुक कहते हैं। इसे रक्त वृष्टि या खूनी वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें मिलती हैं कहलाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। वह स्थान जहां उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें मिलती हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहलाती हैं। उच्च सूर्यातप व निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती हैं। उष्णकटिबंधों से आने वाली पवनें इस निम्न दाब में अभिसरण करती हैं
धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती हैं। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ से प्रवाहित होने वाली पूर्वी पवनें अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर मिलती हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा और मकर के बीच उष्णकटिबंधीय परिसंचरण का सेल मॉडल डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेडली सेल। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय परिसंचरण का सेल मॉडल हेडली सेल के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोष्ठ या सेल कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोष्ठ को हेडली कोष्ठ कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण में ध्रुवों से प्रवाहित होती ठंडी पवनों का अवतलन होता है और उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय क्षेत्रों से आती गर्म हवा ऊपर उठती है। धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं और यह कोष्ठ फेरल कोष्ठ के नाम से जाने जाते हैं। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतरण होता है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती हैं। इस कोष्ठ को ध्रुवीय कोष्ठ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोष्ठ और उनके परिसंचरण क्षेत्र में क्षेत्र के सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फेरल कोष्ठ का शीतोष्ण क्षेत्र। ये सही है। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है, हेडली कोष्ठ का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, फेरल कोष्ठ का शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, ध्रुवीय कोष्ठ का ध्रुवीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, इनमें से किस परिचलन प्रणाली के 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के इर्द गिर्द सिंकिंग लिम्ब है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेडली सेल। हेडली सेल परिचलन प्रणाली में 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के इर्द गिर्द सिंकिंग लिम्ब है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और उसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोष्ठ कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोष्ठ को हेडली कोष्ठ कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण में ध्रुवों से प्रवाहित होती ठंडी पवनों का अवतलन होता है और उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय क्षेत्रों से आती गर्म हवा ऊपर उठती है। धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती है और यह सेल फेरल सेल के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भूमंडलीय वायु परिचालन का प्रमुख कारण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता भूमंडलीय वायु परिचालन का प्रमुख कारण नहीं है, जबकि पृथ्वी के प्रमुख पर्वत प्रदेशों की स्थिति, सौर विकिरण के वितरण में असमानता, कोरियोलिस बल का प्रभाव आदि भूमंडलीय वायु परिचालन के प्रमुख कारण हैं। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है: दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल तथा कोरियोलिस बल। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रवाहित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें किस माह में प्रारंभ होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जून में। भारतीय उपमहाद्वीप पर भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें जून माह में प्रारंभ होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें हैं, जो मध्य जून तक इन पवनों का अंतः प्रवेश मौसम का वर्षा ऋतु की ओर बदलाव करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती हैं।
मध्य जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमंडलीय हवा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी हवाएं। पश्चिमी हवाएं भूमंडलीय हवाएं हैं। भूमंडलीय हवाएं या ग्रही हवाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं तथा ध्रुवी हवाएं। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली अस्थायी पवन को पछुआ हवा कहते हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। अयनवर्ती उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर हवाएं प्रायः निश्चित रूप में चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। ध्रुवी वायुमंडलीय परिसंचरण का ध्रुवी कोशिका द्वारा प्रतिनिधित्व होता है। यह परिसंचरण मंडल सामान्य तौर पर 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में सक्रिय रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन ध्रुवी जेट प्रवाह के बारे में सच नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीष्म ऋतु में उसका वेग अधिक होता है। ये सत्य नहीं है। जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है। शीतकाल में ये अधिक प्रबल हो जाती हैं तथा इनका वेग ग्रीष्मकाल की तुलना में 2 गुना अधिक हो जाता है। ग्रीष्मकाल में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है तथा इसका उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है, जबकि शीतकाल में इसका अधिकतम विस्तार होता है। ध्रुवी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर बढ़ता है। यह पृष्ठीय आंधी के संचरण में ऊर्जा उपलब्ध करता है। इसका स्थान स्थल रूप में ध्रुवी अग्र से संपाती होता है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में अत्यधिक तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली पवन प्रवाह को जेट स्ट्रीम की संज्ञा दी जाती है। इसका संचलन पथ लहरदार होता है। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम निम्नलिखित में से किस गुण से अभिलक्षित होती है? पहला है उनका संचलन पथ लहरदार है। दूसरा है ये ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर पवनें निम्नलिखित किस दिशा में बहती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पछुआ पवनें। विषुवत रेखा पर पवनें पछुआ पवनों की दिशा में बहती हैं। डोल ड्रम की पेटी में दिन के समय संवहन धाराएं उठती हैं तथा दोपहर के बाद गरज एवं बिजली की चमक के साथ गहरी वृष्टि होती है। सामान्य रूप से धरातल पर डोल ड्रम में पश्चिम से पूर्व दिशा में हवाएं चलती हैं, जिन्हें फ्लॉन महोदय ने विषुवत रेखी पछुआ हवाएं नाम प्रदान किया है तथा बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं वास्तव में विषुवत रेखी पछुआ हवाएं ही होती हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन समुद्री यात्रा करने वाले जनों ने पछुआ पवनों को भयंकर 50 क्यों कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें अधिक प्रबल होती हैं। प्राचीन समुद्री यात्रा करने वाले जनों ने पछुआ पवनों को भयंकर 50 कहा है, क्योंकि 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें अधिक प्रबल होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण इनकी गति इतनी तेज होती है कि हवाएं तूफानी हो जाती हैं। पछुआ हवाओं के साथ प्रचंड झंझा चला करते हैं। इसकी प्रचंडता के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों में गरजती 40, 50 डिग्री अक्षांश के पास भयंकर 50 तथा 60 डिग्री अक्षांश के पास चीखती 60 आदि नामों से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रही पवनों के विभिन्न रूपों को गरजता 40, प्रचंड 50
तथा तूफानी साठा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पछुआ पवनों को। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन है, ऊपरी वायु निम्न पश्चिमी जेट स्ट्रीम सामान्य मौसम में कोई परिवर्तन नहीं करती है। कारण है, क्षोभ मंडल में ऊपरी वायु उच्च दाब तथा प्रति चक्रवात स्थितियां विकसित होती हैं। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। ऊपरी वायु निम्न पश्चिमी जेट स्ट्रीम सामान्य मौसम में परिवर्तन लाती है तथा क्षोभ मंडल में ऊपरी वायु उच्च दाब तथा प्रति चक्रवात स्थितियां विकसित होती हैं। जेट स्ट्रीम के उद्भव का संबंध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता तथा ध्रुवों पर धरातली भाग पर उच्च दाब तथा उसके ऊपर क्षोभ मंडल में निम्न दाब के कारण जनित परिध्रुवी भंवर से है। यह एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर पर आवर एवं सर्दी में 144 किलोमीटर पर आवर होती है। जेट स्ट्रीम के कारण धरातली चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों के स्वरूप में परिवर्तन होने से स्थानीय पवनों में उतार चढ़ाव होता रहता है। दक्षिणी एशिया की मानसून पर जेट स्ट्रीम का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। वास्तव में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा जेट स्ट्रीम से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का जून जुलाई में उत्तर की ओर अधिकतम विचलन निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एशिया। विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का जून जुलाई में उत्तर की ओर अधिक विचलन एशिया महाद्वीप में होता है। अगला प्रश्न है, किस वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंख वर्षा। पंख वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है। शिराको एक गर्म शुष्क रेत भरी पवन होती है जो कि सहारा के रेगिस्तान के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली, स्पेन आदि में प्रविष्ट होती है। इसके कई स्थानीय नाम हैं। मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली आदि नामों से पुकारते हैं। अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को सिमुक कहते हैं। सिराको हवा के साथ रेत की मात्रा भी अधिक होती है। जब ये हवाएं रूम सागर से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है और दक्षिण इटली में वर्षा प्रदान करती है। जब लाल रेत नीचे बैठने लगती है तो लगता है कि रक्त वर्षा हो रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वायु राशियां एवं वाताग्र से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।